सो हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम क्लास 12 के सोशियोलॉजी का गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, यानी 2 अंक स्तरीय प्रश्न। इस वीडियो में जो है टॉप यानी कि 10 जो है वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपके 2025 एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, तो आप जो है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव की जो है अभी से ही रेगुलर जो है तैयारी करती जाएँ, अच्छे से तैयारी करें, ताकि जो एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपका जो है 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है, उनमें से आपको जो है किन्हीं 15 प्रश्न को जो है बनाना होता है, यानी 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जाता है, उनमें 15 सब्जेक्टिव को बनाना है। आप लोग जो है इजीली आराम से बना सकेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो अभी से ही तैयारी कीजिए। आज हम जो है टॉप 10 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपका जो है फर्स्ट सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? फर्स्ट सब्जेक्टिव हो जाएगा बालिकाओं की 2 समस्याओं का वर्णन करें। चलिए इनका आंसर देखेंगे। बालिकाओं की 2 समस्याओं का वर्णन क्या हो जाएगा? इनके 2 समस्याओं के बारे में बताना आप लोग। तो चलिए आपको बालिकाओं की 2 समस्या लिख लेना है, उसके बाद लिखना है बालिकाओं की समस्या इस प्रकार से। फर्स्ट आपका समस्या जो है लिंगीय आधार पर और समानता का दंश झेलना। दूसरा आपका समस्या प्रॉब्लम लिखना है। दूसरा प्रॉब्लम लिखना है विवाह के समय दान दहेज जैसे कुरीतियों का सामना करना, यानी कि अक्सर बालिकाओं को यानी लड़कियों को जो है दहेज का जो है सिस्टम से उसको परेशानी होती है, समस्या होती है। हर लड़कियों का, मिडिल क्लास की फैमिली की लड़की होगी, उसको जो है दहेज अगर देता है तो पैसा वगैरह, तो उसको बहुत समस्या, बहुत प्रॉब्लम होता है। और एक ये हो गया लिंगीय आधार पर उसे भेदभाव दंश झेलना पड़ता है। ठीक है, तो आपको जो है बालिकाओं के लिए 2 समस्या आपको याद रख लेना ज़रूरी है। फर्स्ट आपका समस्या ये हो गया, दूसरा समस्या ये हो गया। आपको 2 ही समस्या देना है, इनके में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है बिहार बेरोजगारी भत्ता के 3 प्रावधानों की वर्णन करें। यानी बिहार बेरोजगारी भत्ता जो है बिहार सरकार द्वारा चलाया गया था, उनके 3 प्रावधानों का वर्णन करना। चलिए इनका आंसर देखेंगे। चलिए इनका 2 नंबर का आंसर हो जाएगा बिहार बेरोजगारी भत्ता के 3 प्रावधान। आपको डैश देके लिखना है। फर्स्ट प्रावधान लिखना है आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। यानी अगर बिहार बेरोजगारी भत्ता लेना है आप लोग को, तो उनके लिए क्या क्या उनको एलिजिबल होना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो बिहार के जो है आवेदक, यानी आवेदक जो है उसको बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए बिहार आवेदक जो है बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, वो बिहार का ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका आवेदक की पारिवारिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। यानी कि आवेदक जो है, ठीक है, स्टूडेंट जो है उसकी पारिवारिक इनकम जो होता है वो 3 लाख से कम होना चाहिए साल भर में। सालाना जो है 3 लाख से कम होना चाहिए उनका इनकम। और तीसरा आपका हो जाएगा आवेदक न्यूनतम 10+2 का उच्चतर योग्यधारी होना चाहिए। यानी कि आप 10+2 है, कर लिए हैं और बेरोजगार है, तो बिहार बेरोजगारी भत्ता का लाभ उठा सकता है आप। ठीक है, तो ये सब योग्यता आपको रखना होगा, एलिजिबिलिटी रखना होगा इनका। ठीक है, तभी आप जो है बिहार बेरोजगारी भत्ता का लाभ ले सकते हैं। यही इनका बारे में आपको बताना था। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, आपको जो है इजी ही लगेगा, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन कोई खास क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आप इसे आराम से याद करके दिमाग में फिट कर लीजिए, ताकि आप अगर एग्जाम में पूछे तो ये क्वेश्चन नहीं छूटे। चलिए आपका नेक्स्ट देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आपका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हो जाएगा महिला आयोग के 4 प्रकारों की विवेचना करें। चलिए तीसरा जो है, तीसरा का आंसर हो जाएगा महिला आयोग का प्रकार। देखिए आपको डैश लिखना है। फर्स्ट आपको लिखना है घरेलू हिंसा। ठीक है, घरेलू हिंसा यानी घरेलू झगड़ा होता है, उनके कार्यस्थल पर शोषण के विरुद्ध महिलाओं की सुरक्षा। दूसरा जो है महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, यानी महिलाओं के जो संविधान के द्वारा जो अधिकार दिया गया उनका रक्षा करना। तीसरा है बलात्कार पीड़ित महिला, यानी बलात्कार रेप जो होता है उनकी पीड़ित महिला के राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रम में भूमिका। चौथा आपका हो जाएगा किसी शोषित या पीड़ित महिला के संबंध में स्वतः संज्ञान लेना। यही आपको 4 जो है महिला आयोग के प्रकार के बारे में बताना है। तीसरा देखेंगे यानी चौथा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन आपका है अल्पसंख्यक समुदाय की 4 समस्याओं का वर्णन करें। यह अल्पसंख्यक यानी ईबीसी होता है ना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक, उनके समुदाय के 4 जो है समस्या के बारे में आपको बताना है। चलिए इनका आंसर देखेंगे। 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आपको आंसर की ओर लेकर चलेंगे। 4 नंबर का आंसर है अल्पसंख्यक समुदाय की समस्या क्या क्या हो जाएगा? फर्स्ट आपका समस्या बताना है और असुरक्षा की भावना, यानी असुरक्षा, कोई भी सुरक्षा न होना उनका भावना। दूसरा आपका हो जाएगा सांप्रदायिक
हिंसा की समस्या, ठीक है। सांप्रदायिक यानी कि समाज में जो है हिंसा झगड़ा वगैरह होता है उसकी प्रॉब्लम इसको। तीसरा आपका जो है समस्या है परिवार और विवाह से, ठीक है, परिवार और विवाह से भी प्रॉब्लम संबंधित समस्या। और चौथा आपका समस्या हो जाएगा भाषा से संबंधित समस्या। ये अल्पसंख्यक का 4 समस्या हो गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर ये क्वेश्चन को जरूर याद कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आप लोग इजीली जो है नोटबुक में नोट करके 2-3 बार रिपीट करके लिखेंगे ना तो याद हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन जरूरी है, आप लोग 4 जो है समस्या इसके बारे में जान लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सामाजिक परिवर्तन क्या है, समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, उनके बारे में आपको बताना है। ये आपके 2025 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इनका आंसर देखेंगे। 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन है समाज में परिवर्तन क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का संबंध जो है सामाजिक संबंधों तथा समाज की व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन से है। गिलिन तथा गिलिन के अनुसार, यानी एक वैज्ञानिक है गिलिन, उनके अनुसार जो है सामाजिक परिवर्तन जीवन के स्वीकृत प्रकारों में परिवर्तित है, ठीक है। भले ही ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं में हुए या सांस्कृतिक प्रकारों में, ठीक है। यहाँ पे बोला गया सांस्कृतिक साधनों पर जनसंख्या की रचना या सिद्धांत के परिवर्तन से हुए हो या प्रचार से या समूह के अंदर आविष्कार से हुए हो। जॉनसन के अनुसार, ये किसके अनुसार था, ये वैज्ञानिक का नाम आप लोग देख लीजिए, ये गिलिन के अनुसार था, इतना बोला गया था। उसके बाद जो है जॉनसन के अनुसार बताया गया है कि समाज में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तो फर्स्ट आप देख लेंगे जॉनसन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन में तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। प्रत्येक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन नहीं कहलाता, वरना केवल सामाजिक संबंधों, संस्थाओं तथा संस्थाओं के परस्पर संबंधों में होने वाले परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। ये देखिए 2 वैज्ञानिक के अंतर्गत 2 तरीके से जो आपको बताया गया है कि सामाजिक परिवर्तन में क्या क्या पता चलता है, ठीक है। तो आप लोग जो है दोनों को नोट जरूर कर लेंगे, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग 5 नंबर का, यहाँ पे भी मार लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये दोनों को वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट मार के आप लोग जो है नोटबुक में ज़रूर याद कर लेंगे, क्योंकि ये ईजी तरीके से याद नहीं रहेगा। क्योंकि 2 वैज्ञानिक जो है 2 तरीके से अपना अपना राय दिया है कि समाज में क्या क्या परिवर्तन हो रहा था। आप लोग जो है इसको रटना ही पड़ेगा एंड याद भी करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। तो आप लोग नोट करके ज़रूर याद कर लेंगे। चलिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है 6 नंबर का। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है मुखिया के 4 कार्य का वर्णन करें। यानी आपके गांव में जो हर पंचायत में एक मुखिया होगा, उनका क्या क्या काम है, उनके 4 कामों को बताना, क्या क्या काम है उनका 4 कामों को वर्णन करना है, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर आंसर देखेंगे। 6 नंबर आपका आंसर हो जाएगा, देखिए मुखिया के कार्य, ठीक है। मुखिया के काम क्या क्या, फर्स्ट आपको काम देखना है, फर्स्ट काम लिख लेना है, प्राकृतिक विपदा में पंचायत के लोगों की सहायता करना। यानी प्राकृतिक विपदा, प्राकृतिक से जो विपदा है, कोई भी झगड़ा है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उनमें पंचायत के लोगों को जो है सहायता करना, उस प्रॉब्लम में उसको सहायता मदद करना। दूसरा है पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करना। यानी पंचायत में जो वर्ष में खर्च हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, या तो कोई आ रहा है पैसा वगैरह, उनका जो है बजट ये तैयार करना, लेखा जोखा तैयार करना। तीसरा है पंचायत के लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराना। यानी तीसरा इसका काम क्या है, पंचायत में लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराना, जो कि ये असंभव है। आजकल जो है मुखिया लोग ये काम करते ही नहीं है, रोज़गार उपलब्ध ना के बराबर ही होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, इसका कार्य यही ये भी है कि पंचायत के लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध कराना है। और देखिए नेक्स्ट जो है 4 नंबर का है जन स्वास्थ्य तथा टीकाकरण की व्यवस्था कराना, ठीक है। तो ये 4 आपका हो गया, मुखिया के काम हो गया। ये क्या क्या काम है आपको बता दिए हैं, 4 काम है, चारों कामों को जो है याद कर लीजिए। आपको एग्जाम में पूछेगा कि मुखिया के काम के बारे में बताएं, कार्य क्या क्या है उनका, जीतने के बाद क्या क्या काम करते हैं। तो ये 4 काम आप लोग को याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, VVI है आपके एग्जाम के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा 2025 के एग्जाम के लिए। चलिए आपका नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है वर्ग की 4 प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। यानी वर्ग जो है उनके 4 प्रमुख विशेषता है, उनका वर्णन करके आपको बताना है। अगर 7 नंबर का आंसर हो जाएगा वर्ग की प्रमुख विशेषता, आपको डैश दे के लिखना। फर्स्ट आपको उतार चढ़ाव की क्रमिक व्यवस्था, और दूसरा है पारस्परिक निर्भरता, ठीक है। और तीसरा आपका है श्रेष्ठता और
हीनता की भावना और चौथा आपका है खुली व्यवस्था। ये चार आपको जो है वर्ग की प्रमुख यानी कि मेन जो है विशेषता है। उतार चढ़ाव वाला है, पारस्परिक निर्भरता है, श्रेष्ठता और हीनता की भावना है, खुली व्यवस्था। ये चारों आप लोग जो है स्क्रीनशॉट मार के ज़रूर बुक में है, नोटबुक में आप लोग जो है नोट ज़रूर कर लें, लिख लें। लिखने से जो है जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद होते ही जाएगा, लिखते लिखते याद हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। उदारीकरण क्या है, ये काफ़ी वीवीआई यानी कि मेरे तरफ से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में रिपीट हो चुका है, ठीक है। कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, ये क्वेश्चन हर बोर्ड में जो है देखने को मिलता है। वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कंपटीशन एग्जाम में भी इसके बारे में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कभी कभी, उदारीकरण क्या है, ठीक है। ये तो सब्जेक्टिव हो गया। चलिए इनका आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा। तो चलिए 8 नंबर आंसर देखेंगे। 8 नंबर का आंसर है उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो बातें सम्मिलित है। क्या क्या बातें सम्मिलित है? फर्स्ट बातें क्या हो जाएगा, निजी उद्यमियों, ठीक है, यानी काम करने वाले जो है निजी नज़दीकी वाले जो भी व्यापारी है वगैरह जो है, उनको जो है उद्यमों को चलाने के लिए अनुमति दी जाती है सरकार द्वारा, जो कि पहले सरकार के अधिकार में थे। यानी समझ लीजिए अभी रेल जो है आईआरसीटी यानी कि आईआरसीटीसी जो है वो खरीद लिया, उनको जो है रेल चलाने के लिए दे दिया गया है, ठीक है। पहले तो ये सरकार के अंडर में था कि नहीं, लेकिन अब जो है उसके नज़दीकी जो कार्य करने वाले हैं, उद्यम है, ठीक है, उनको ही दे दिया गया है, अनुमति दी जाती है। दूसरा आपको लगाना है, निजी उद्यमों के लिए बनाए गए नियमों में ढील दी जाती है। यानी जो इनका नियम बनाया गया है निजी उद्यमियों के लिए, उनमें जो है नियम को सरकार ढील दे देती है। इसमें विदेशी उद्यमों को चलाने की अनुमति भी दी जाती है, यानी कि विदेशी भी प्रोडक्ट आके वहाँ पे बेच सकता है, यूज कर सकता है। सरकार जो है ढील दे दिया ना नियम को, तो वहाँ पे बेच सकता है। यही इनका आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है नोटबुक में ज़रूर नोट कर लेंगे। ये दो जो है इनका समस्या यानी प्रक्रिया है। चलिए आपका नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अपना बाल विकास से आप क्या समझते हैं? बाल विकास जो है उसके बारे में आपको बताना है। चलिए इनका आंसर देखेंगे 9 नंबर का। 9 नंबर का आंसर हो जाएगा, देखिए बाल विकास जो है, बाल विकास का तात्पर्य बालक के उन सभी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा भावात्मक विकास से है। बाल विकास जिसके अंतर्गत बालक परिवार तथा समाज के बीच पढ़ने, बढ़ने तथा एक योग्य नागरिक बनने हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाए। यानी यानी कि बालक जो है यानी कोई भी बच्चा जो है, विकास उसके अंदर कैसे आता है, जैसे सामने वाला का जैसे माता पिता हो गया, देखता है माता पिता कौन से एंगल से किस वातावरण में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किस ढंग से चल रहे हो, उसी के आधार पर चलता है। उसी का लैंग्वेज भी सीखता है वो, जो अगर माँ पापा या तो अगर बगल का जो है कोई भी हो, कोई भी बच्चा बगल का जौन सा लैंग्वेज वो प्रयोग कर रहा है, बच्चा वही लैंग्वेज में यूज़ में नहीं कि वही लैंग्वेज में बोलना चालू कर देता है। अगर मराठी बोल रहा है तो वो मराठी बोलेगा, ठीक है, यानी बंगाली बोल रहा है तो वो बंगाली लैंग्वेज बोलेगा। इंग्लिश बोल रहा है उसके माँ पापा, तो वो बच्चा भी इंग्लिश ही सीखेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो वातावरण जो है मानसिक में वही शुरू से बुद्धि उसी में आ रहा, भावात्मक जो है उसी पे पहुंच रहा है, सारा चीज़ वहीं पे जो है जैसे वो देख रहा है वैसे उसका विकास भी हो रहा है। पढ़ने में, बढ़ने में, सारा जो है उसके पारिवारिक जीवन से ही होता है। तो इसी को ही बाल विकास बोलते हैं, ठीक है। आप लोग जो है ये क्वेश्चन को जो है नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें और याद भी कर लें, ठीक है। चलिए आपका देखेंगे लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर का। 10 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, निकाह को परिभाषित करें। निकाह, ठीक है, मुस्लिम धर्म में निकाह एक शब्द है, यानी एक निकाह जो है शादी के वक्त जो है निकाह होता है, ठीक है। उनका जो है उनके बारे में आपको जो है परिभाषित करना है, ठीक है। चलिए इनका लास्ट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, निकाह क्या है उनके बारे में परिभाषित करना है 10 नंबर के क्वेश्चन के आंसर। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन के आंसर है, मुस्लिम समुदाय में मुस्लिम स्त्री और पुरुषों के बीच एक समझौता होता है जिसमें स्त्री को पत्नी के अधिकार प्राप्त होता है। यानी कोई भी स्त्री को जो है पति के अधिकार प्राप्त होता है। यह अधिकार पक्षकारों तथा गवाहों के सामने होता है, निकाह कहलाता है। यानी मुस्लिम धर्म में जो है निकाह होता है शादी के वक्त, उनमें 2 गवाह इधर से मुस्लिम लड़के तरफ से, लड़की की तरफ से गवाह रहता है, उनके बीच ये मतलब कबूल कराया जाता है एक दूसरे का पति पत्नी बनने के लिए, ठीक है। तो यही निकाह हो गया, वो नियम है, कानून है, उसी के तौर पे जो है निकाह होता है, तभी वो दोनों के बीच शादी का मतलब नियम माना जाता है, ठीक है। दोनों के बीच गवाह भी रहते हैं। तो यहाँ पे भी बोला वही जा रहा है, मुस्लिम समुदाय में मुस्लिम स्त्री तथा पुरुषों के बीच एक समझौता होता है जिसमें स्त्री को पत्नी के अधिकार प्राप्त होता है। यह अधिकार पक्षकारों तथा गवाहों के सामने होता है, इसे ही निकाह कहते हैं, ठीक है। आपको इजीली समझ आ गया होगा, यानी कि आपको जो है टॉप जो है
10 जो है VVI सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो 10 का 10 आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, अगर कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग जो है बेशक कमेंट करके बता सकते हैं कि किस में आपको जो है डाउट है कोई भी क्वेश्चन में। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में जो वही क्वेश्चन को दोबारा ला कर जो है आपको अच्छे से समझा देंगे। और अगला वीडियो किस सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव की वीडियो चाहिए या ऑब्जेक्टिव की वीडियो चाहिए, आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग को इसी सब्जेक्ट का और इसी में से जो है 11 नंबर का आंसर चाहिए, यानी कि 11 से लेकर 25 तक, यानी 25 तक जो है मादक द्रव्य व्यसन क्या है, नगरीकरण की 4 विशेषताओं का उल्लेख करें, यही सब क्वेश्चन के आंसर चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यही सब क्वेश्चन के आंसर चाहिए सर। तो हम जो है कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए जो है अगले वीडियो में हम अगला ये सब क्वेश्चन जो है कवर करा देंगे, ताकि जो आपके 2025 एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी ना हो सब्जेक्टिव में। क्योंकि अक्सर विद्यार्थी को जो है ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा डर जो है सब्जेक्टिव में ही रहता है कि हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव में कुछ पढ़े ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो ज़रूरी है समझना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो देखेंगे 10 बार एक ऑब्जेक्टिव को रटेंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव 100% याद हो जाता है। ऑप्शन वाला रहता है ना, मालूम पड़ जाता है ये 4 ऑप्शन में यही सही है। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या करेंगे आप, कुछ तो लिखा हुआ नहीं रहता है। क्वेश्चन पूछ दिया धड़ाधड़, सामाजिक परिवर्तन क्या है, मुखिया के 4 काम को लिखे, वर्ग की 4 प्रमुख विशेषताओं को लिखे, तो आप लोग को तो फिर याद ही नहीं रहेगा क्या लिखना है नहीं लिखना है। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। तो हर क्वेश्चन को याद करके जाइए। मिनिमम आपको जो है 200 से 300 क्वेश्चन होगा। सारा को थोड़ा थोड़ा जो अभी से याद कीजिए। आपके पास जो अभी भी 10 महीना टाइम है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं तभी भी जो है 10 महीना टाइम है। आप कब वीडियो देख रहे हैं हमें पता नहीं है, बट जब आपके पास जितना भी टाइम है अच्छे से तैयारी कीजिए, नोटबुक में लिख कर याद कीजिए। अगर आप लोग को जो है सब्जेक्टिव की ही वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल से जुड़े रहेंगे तो जो है आप जो है हर यानी कि आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट है आपका, उनका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव की वीडियो आपके पास पहुँचता रहेगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर वीडियो आपके पास पहुँचता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।